आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। भाजपा सरकार की नीतियों से कारोबारी परेशान है, ये कहना है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का। इस साल 6,500 करोड़पतियों के भारत छोड़ने की खबर है। भ्रष्टाचारी टैक्स तंत्र से कारोबारी परेशान है। उत्तर प्रदेश को बेवफा इन्वेस्टर्स मिले, ये सवाल भी उठाया अखिलेश यादव ने। ट्वीट करके बताया है टैक्स सिस्टम को, कारोबारी जटिलताओं की बात की है और इन विषयों को उठाते हुए कहा है कि 6,500 करोड़पतियों ने भारत छोड़ दिया है। इसके लिए भाजपा सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। आगे लिखते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश को बेवफा इन्वेस्टर्स मिले, ये सवाल पूछते हैं। उत्तर प्रदेश का भी जिक्र करते हैं, पहले देश का करते हैं फिर उत्तर प्रदेश का करते हैं। वायरल टॉप 10 के बाद अब वक्त है खबरों पर विस्तार से बात करने का। यूपी में लव जिहाद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। यूपी में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। 185 मामलों में पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरन धर्म बदलवाने की बात कबूली है। नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में अब तक 65 मामले दर्ज हुए हैं। बरेली जनपद में अब तक दर्ज हुए सबसे ज्यादा मामले। और यूपी में दिव्यांग बच्चों के धर्मांतरण वाले रैकेट का भी खुलासा हुआ है, उसका भी पर्दाफाश हुआ है। लव जिहाद कानून योगी 1 में लाया गया, लागू हुआ उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून और 427 मामले दर्ज हुए, 833 गिरफ्तारियां हुई। 185 मामलों में पीड़ित ने जबरन धर्म बदलवाने की बात स्वीकार की है। मुख्यमंत्री योगी सख्त हैं। अब इसके अर्थ क्या हैं, आइए इसको समझते हैं। मुख्यमंत्री की सख्ती का क्या मैसेज जाएगा पुलिस में और ओवरऑल प्रदेश में, इसको समझते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, 427 मामले दर्ज हुए हैं इसके लागू होने के बाद अप्रैल 2023 तक, और उसमें 185 मामलों में पीड़ित ने जबरन धर्मांतरण की बात स्वीकार की, जो कि आधे से भी कम है। तो इसको कैसे देखा जाए और मुख्यमंत्री योगी ने जो सख्ती दिखाई है उसके क्या अर्थ है? देखिए, लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर आज ही क्यों चर्चा हो रही है? यूपी के लिए कोई नया नहीं है, मुख्यमंत्री की कार्रवाई के लिए कोई नया नहीं है। इसका परिप्रेक्ष्य कर्नाटक से जोड़िए, इसका परिप्रेक्ष्य उत्तराखंड से जोड़िए। उत्तराखंड में जो धर्मांतरण को लेकर हो रहा है, आज जो कल फैसला हुआ कर्नाटक के कैबिनेट में, धर्मांतरण विरोधी कानून जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में कर्नाटक में बनाया गया था, उसे बदल दिया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में थे। वाराणसी से उन्होंने टेलीफोनिक वार्ता के जरिए संजय प्रसाद, जो उनके प्रमुख सचिव गृह हैं, उनसे उन्होंने बात की और उनसे कहा कि डीजीपी से बात करो और स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से आप बात करो और लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर क्या कार्रवाई हुई है। जब मैं सोनभद्र से लौटकर लखनऊ आऊंगा तो उस पूरी कार्रवाई के साथ आप टेबल पर मुझसे मिलो और वो सारे आंकड़े हमारे साथ हों, हर थाने के, हर कोतवाली के, हर जिले के, हर कमिश्नरी के, कि वो आंकड़े कहां तक सच हुए और कहां तक पहुंचे, क्या क्या कार्रवाई हुई। जैसा कि आप आंकड़ों की आपने सारी बात कर दी। यूपी में धर्मांतरण विरोधी कानून 2017 में सरकार बनने से पहले की मैं अगर बात करूं, राजेंद्र, आपको याद होगा कि हर चुनावी सभा में धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ, खासकर जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरे पर होते थे और अपने भाषणों में इसका जिक्र करते थे, तो वो बहुत ही ज्यादा भन्नाए हुए, बहुत ही आक्रोशित होकर इस मुद्दे को उठाते थे। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सूबे में बनी, उसका जो बहुत बड़ा कारण रहा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। मुझे याद है जब पार्लियामेंट चल रहा था, एक सांसद के तौर पर मुख्यमंत्री जब वहां पर सांसद में लोकसभा में थे, तो वो शामली का मामला आया था, मुजफ्फरनगर और मेरठ का मामला आया था धर्मांतरण का, तो उन्होंने लोकसभा में अपनी आवाज को गुंजाया था, उठाया था। 17 में मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बनने के बाद निरंतर उनकी कोशिश रही। उन्होंने जुर्माने बढ़ाए, उन्होंने सजा बढ़ाई, उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून का अध्यादेश लाया। हर तरीके से आगे बढ़कर उन्होंने काम किया कि यूपी में, खासकर यूपी की सरजमी पर धर्मांतरण न हो सके, जबरन धर्मांतरण न हो सके। अगर कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण, एक दूसरे के धर्म में शादी भी कर रहा है तो 2 महीने पहले जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने जाके, जिला मजिस्ट्रेट के सामने बताना होगा कि हम मोहब्बत में हैं और हम प्यार करने वाले हैं और हम शादी करने वाले हैं, हम 2 धर्मों के हैं, अलग अलग धर्मों के हैं। ये सारे कानून बने। 10 साल की सजा हुई, 10 लाख रुपए और तमाम तरह के 50,000 रुपए, बहुत सारे प्रावधान आए। जिन आंकड़ों की आपने बात की, अगर आंकड़ों से समझाने की बात होगी तो वो आंकड़े मेरे पास भी हैं राजेंद्र, जो आपने पढ़कर बताया। मैं पढ़कर दर्शकों को जरूर बताना चाहता हूं कि प्रदेश में 27 नवंबर 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू कर दिया गया। यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया। कानून में जुर्माने की राशि 15,000 से 50,000 तक बढ़ा दी गई। अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों की शादी करने से 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल कैद का प्रावधान है। SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। जबरन सामूहिक धर्मांतरण के लिए जेल की सजा 3 से 10 साल और जुर्माना 50,000 है। कानून के मुताबिक अगर विवाह का एकमात्र उद्देश्य महिला का धर्म परिवर्तन कराना था तो ऐसी शादियों को दिया जाएगा अवैध करार। ये योगी राज में हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद ये सारे प्रावधान आए हैं लव जिहाद को लेकर। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार की गंभीरता दिखती है। परिप्रेक्ष्य उत्तराखंड है, परिप्रेक्ष्य कर्नाटक है। अगर उत्तर प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक मामलों की हम बात करें तो 427 मामले दर्ज कर दिए गए। धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारियां यूपी में हो चुकी हैं। 185 मामले पीड़ित कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म बदलवाने की बात कबूल चुके हैं। तो ऐसे में तेजी यहां बहुत है। लेकिन जो कर्नाटक में हुआ है, कैबिनेट के द्वारा जो प्रस्ताव, जो कानून था उसे खारिज किया गया, उसे बदल दिया गया और ऐसी घोषणा की गई। उसके बाद से मुख्यमंत्री का जो तेवर है, चूंकि वो एक लव जिहाद का मामला हो, धर्मांतरण का मामला हो, राजेंद्र आप भी जानते हैं कि ये उनके बड़े दिल के करीब है, वो उनको टच करता है। देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे उत्तराखंड कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु में हो, केरला में हो। केरला की वो स्टोरी आपको याद होगी, केरला जो स्टोरी है जिस पे फिल्म बनी थी, पूरे अपने सामूहिक मंत्रिमंडल के साथ बैठकर इसी लोक भवन में उन्होंने पिक्चर देखी थी। पूरी 3 घंटे की पिक्चर देख डाली और उस पिक्चर को देखने के बाद मर्माहत और आक्रोशित मुख्यमंत्री के जो जहन है उसमें ये बातें सारी आती हैं। यही वजह है कि आज टेलीफोनिक वार्ता के जरिए कर्नाटक के इस जो कैबिनेट में प्रस्ताव को पास किया गया है, मुख्यमंत्री ने अपने संजय प्रसाद को, प्रमुख सचिव गृह को, DGP को, DG स्पेशल, आपने बहुत स्पष्ट किया वीरेश के रेफरेंस क्या इस वक्त मुख्यमंत्री के सक्रिय होने का और प्रमुख सचिव गृह से बात करने का, इस मामले में सख्ती दिखाने का मैसेज क्या है और इसका कारण क्या है, ये आपने स्पष्ट किया। कर्नाटक की कैबिनेट ने जो बात पास की है और आने वाले असेंबली सेशन में जो वो सुधार करना चाहते हैं धर्मांतरण कानून में, जो कि बीजेपी की सरकार के वक्त वहाँ पे अमेंडमेंट्स किए गए थे, उसको वापस लेने की बात है, उससे मुख्यमंत्री ने उसको देखते हुए ये स्पेशल एक स्टेप लिया है यहाँ पर और ये सारी बातें की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश आपका इस सारे विषय को स्पष्ट करने के लिए और ये बताने के लिए कि इस वक्त मुख्यमंत्री ने इस पर सख्ती क्यों दिखाई है। आगे बढ़ते हैं। 20 लाख रिश्वत मांगने के मामले में IPS अनिरुद्ध सिंह दोषी पाए गए हैं। वाराणसी के स्कूल संचालक से मांगी थी 20 लाख रुपए की रकम। वीडियो कॉल के जरिए 20 लाख रुपए मांगे गए थे। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने DGP मुख्यालय को इस बाबत अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ACP CID क्राइम संतोष कुमार सिंह इस जांच के अधिकारी थे। DGP मुख्यालय ने इस मामले में 3 दिन में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन रिपोर्ट भेजने में करीब 2.5 महीने का वक्त बीत गया। बहरहाल दोषी पाए गए हैं अनिरुद्ध सिंह। IPS अनिरुद्ध सिंह 20 लाख रुपए वीडियो कॉल के जरिए स्कूल संचालक से मांगने के मामले में दोषी पाए गए हैं 2.5 महीने की जांच के बाद। रिपोर्ट DGP ऑफिस भेज दी गई है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर चल रहे किसानों के धरने को लगातार राजनीतिक समर्थन मिल रहा है और राजनीतिक पार्टियां वहां समर्थन देने के लिए पहुंच रही हैं।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर चल रहे किसानों के अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन को अपना समर्थन देने के लिए पहले कांग्रेस का डेलीगेशन मंडल वहां पर पहुंचा। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के कई नेता पहुंचे। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के साथ साथ प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी थे। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर, जहां पर पिछले काफ़ी दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ये गेट है और गेट पर यहाँ पर किसानों ने तिरंगा लगा दिया है। अतुल प्रधान हैं जो कि मेरठ से इस समय समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, 2 विधायक और हैं, तो 12 सदस्य जो एक डेलीगेशन है वो यहाँ पर आ रहा है। तो अनिश्चितकालीन जो धरना है वह यहाँ पर चल रहा है। इन किसानों का ये कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए जी, एक्चुअल में हमारा धरना लगभग 52 दिन हो गया, 53वां दिन है धरने का, और हमारी 11 मांगें थी, लेकिन जो हमारी सुप्रीम मांग थी, प्राथमिक जो हमारी मांग थी वो थी 10% की। हमारी ज़मीन अधिग्रहण हुई और इन्होंने 2012 में हाई कोर्ट का आदेश आया कि 64% प्लॉट और 10% प्लॉट दिया, 64% मुआवजा और 10% प्लॉट दिया जाए। तो इन्होंने क्या काम करा, भोले भाले किसानों से आश्वासन देगा कि तुम 64% अपना उठा लो और तुम्हें 10% प्लॉट दिया जाएगा। कम से कम 11 मांग है हमारी इस तरह की, लेकिन हमारी जो प्राथमिक मांग है वो 10% है। या और भी कई राजनीतिक दल हैं वो आप लोगों से लगातार मिल रहे हैं, तो क्या आश्वासन दे रहे हैं आप लोग, कैसे लड़ाई लड़ेंगे? करके आश्वासन के साथ साथ हमें पूरा समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हर तरह से आप किसान जो पीड़ित हैं, जो प्राधिकरण अन्याय कर रही है, जो हमारे समझौते हुए हैं उनको काट रही है या अमान्य कर रही है ना, वो हम नहीं होने देंगे और वो साथ दे रहे हैं, समय समय पर हैं। लड़ाई तो किसानों की है, हम किसान हैं, किसानों का समर्थन करने के लिए आए हैं। जो उनकी जायज़ मांगे हैं उनको सरकार को मान लेनी चाहिए। तो लगातार जो राजनीतिक दल हैं वो यहाँ पर इनके समर्थन में पहुँच रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से कैमरामैन वीरपाल के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो राजनीतिक दल इस धरने को अपना समर्थन देने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके डेलीगेशन पहुंच रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए ब्रजलाल खाबरी की हैं, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी प्रांतीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात आपने सुनी। इसी मसले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने जेल में बंद 33 किसानों को छोड़ दिया है। 6 जून से जेल में बंद थे ये किसान और गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने इन 33 किसानों को रिहा कर दिया है जेल से। ताज़ा अपडेट, किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, 33 किसान जेल में बंद थे, उन 33 किसानों को नोएडा प्रशासन ने रिहा कर दिया है जेल से। 33 किसान जेल में बंद थे, इनको छोड़ा गया है गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के द्वारा। इधर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर किसानों का धरना जारी है, उनको राजनीतिक समर्थन लगातार मिल रहा है, खासकर विपक्षी दलों का। इसी बीच 33 किसान जो जेल में बंद थे, उनको गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने छोड़ दिया है। ये किसान जेल में 6 जून से बंद थे। ये ताजा अपडेट नोएडा से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।